हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक होगा मुगलों की दक्कन नीति। जैसे मुगलों की दक्कन नीति के बारे में हम यदि बात करें, मुगलों की दक्कन नीति का एक जो हिस्सा है, हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मुगलों की दक्कन नीति के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलर औरंगजेब की दक्कन नीति के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है, जो वीडियो है, मुगलों की दक्कन नीति का दूसरा भाग है। जैसा कि हमें पता है कि मुगल जो हैं, यदि हम बात करें मुगलों की, तो मुगलों से हमारा यहाँ तात्पर्य मुगल राज्य से है। और जो दक्कन का तात्पर्य है हमारा यहाँ दक्कन भारत में स्थित राज्यों से है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मुगलों की इस दक्कन नीति, जो मुगलों ने दक्कन के राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई थी, उसका निर्धारक तत्व क्या है, या औरंगजेब की दक्कन नीति का निर्धारक तत्व क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें, या मध्यकालीन जो विश्व है या मध्यकाल जो है, उसमें राज्य विस्तार को बड़ा महत्व दिया जाता है। और इसीलिए जो है राज्य विस्तार इसका एक मुख्य निर्धारक तत्व है कि राज्य जो है, मुगल अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दक्कन के राज्यों के प्रति एक आक्रामक नीति अपनाई। दूसरा, जो दक्कन के राज्य हैं, अब यदि कोई शक्तिशाली राज्य है लेकिन उसके खिलाफ विस्तार जो है नहीं किया जाता, लेकिन दक्कन के जो राज्य हैं उनमें एक कमजोरी है कि जो दक्कन के राज्य हैं जिनके बीच आपसी संघर्ष है। जैसे और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मुगलों को दक्कन की तरफ या दक्कन के क्षेत्रों को मुगल राज्य में समाहित करने के लिए ललायित करता था, तो वो था दक्कन के संसाधन। मुगल इन संसाधनों का इस्तेमाल स्वयं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जो दक्कन की रियासतें हैं उनके प्रति आक्रामक नीति अपनाई। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि औरंगजेब के काल समय तक या शाहजहां के काल तक दक्कन में एक और शक्ति उभर रही थी, मराठा, और इनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। और हम देखते हैं कि 1650 के बाद जो है शिवाजी के नेतृत्व में इन लोगों ने, मराठों ने, अपनी गतिविधियों का जो विस्तार कर लिया था और अब ये जो है बीजापुर के मातहत न होकर अपना स्वतंत्र जो आचरण करने लगे थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कई बार ये भी प्रश्न आता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों की जो दक्कन की नीति है उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। जैसे औरंगजेब है, वो वहाँ के दक्कन के शियाओं तथा हिंदू राज्यों को हस्तगत करना चाहता था। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बजाय तात्कालिक परिस्थितियां मुगलों को दक्कन के प्रति आक्रामक नीति अपनाने के लिए अधिक प्रोत्साहित करती थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि शहजादा अकबर, जो कि औरंगजेब का पुत्र है, वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है और विद्रोह करने के बाद जो है वो भागकर दक्कन में मराठों की शरण में आ जाता है। तो ये भी औरंगजेब की दक्कन नीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो यहाँ हम देखते हैं, अब बात करते हैं कि औरंगजेब कालीन दक्कन की। जब हम औरंगजेब कालीन दक्कन की बात करेंगे तो हमें इस तरह का जो भूगोल है वो दिखाई देता है कि खानदेश को जीत लिया गया, अहमदनगर के बड़े हिस्से को जीत लिया गया। अब इस समय गोलकुंडा, बीजापुर और इसके साथ साथ मराठे जो हैं, औरंगजेब के काल में 3 बड़ी शक्तियां हैं जिनके खिलाफ या जिनके विरुद्ध या जिनके प्रति औरंगजेब को एक नीति अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, क्योंकि वो इन क्षेत्रों का हस्तगत करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, और इसलिए वो जो है इन एरियाज को अपने अधीन लाना चाहता है। अब ये 3 बड़े राज्य हैं। इनमें एक, जैसा हम देखते हैं कि इनमें एक बीजापुर है, एक गोलकुंडा है, एक मराठा राज्य है। इसके साथ साथ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के समय दक्कन का सूबेदार रहा, दक्कन में वो काफ़ी लंबे समय तक रहा, और उसकी नीति जो थी अपने पिता की नीति से भिन्न थी। वो इन दक्कन के राजाओं को समाप्त कर यहाँ इन क्षेत्रों को
अपने राज्य में मिलाना चाहता था, सीधा नियंत्रण करना चाहता था, सीधा नियंत्रित करना चाहता था, या मुगल साम्राज्य का एक पार्ट बनाना चाहता था। लेकिन जब वो राजकुमार था तो उस पर अपने पिता की बंदिशें थी, इसलिए वो जो है इस नीति को अंजाम नहीं दे सका। जैसा कि हम देखते हैं कि 1555 ईस्वी में औरंगजेब दक्कन के बड़े राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ता है। लेकिन इसी बीच जब उसे सफलता मिलती ही नजर आ रही होती है तो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, और वो उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने उत्तर भारत लौट आता है। और उत्तर भारत में उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को हराकर, जिसमें दारा है, मुराद है, को हराकर वो जो है मुगल बादशाह बनता है। और उसके बाद जब वो मुगल बादशाह बनता है तो वो दक्कन के प्रति या दक्कन के राज्यों के प्रति एक अलग नीति अपनाता है, जो उसकी आक्रामक नीति का एक भाग है। हम देखते हैं कि जब आरंभ में वो अपना अभी अभी राज्याभिषेक करने के बाद, जब राजा राज्याभिषेक करता है, जैसे कि इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि राज्य अभिषेक करने के बाद, क्योंकि उसका पिता जिंदा है अभी, लेकिन उसने राज्य को प्राप्त किया है युद्ध के बल पर, उत्तराधिकार में अपने भाइयों को हराकर, तो उसके ऊपर एक दबाव है कि वो जो राज्य उसे प्राप्त किया है वो सिद्ध करे कि वो अपने भाई से बेहतर राजा है। इसलिए वो उत्तर पश्चिम में एक अभियान भेजता है और उसके बाद दक्कन में एक अभियान भेजता है। दक्कन में अभियान का जो नेतृत्व है वो शाइस्ता खान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शाइस्ता खान जो है औरंगजेब का मामा है, और उसे दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। और दक्कन का सूबेदार बनाने के साथ ही साथ उसे हिदायत दी जाती है कि मुगल सीमाओं का जो विस्तार है वो दक्कन की ओर किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं बीजापुर गोलकुंडा के खिलाफ वो एक अभियान चलाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसी एरिया में मराठा भी हैं। मराठा जो हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली जो पिछली 2 शताब्दियों से या 3 शताब्दियों से किसानी के साथ साथ, जो कि कृषि के साथ साथ वो सैनिक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाने लग गए। और पिछली 2-3 शताब्दियों में हम देखते हैं कि स्थानीय जिम्मेदारों के रूप में उभरे, पटेलों के रूप में उभरे, देशमुखों के रूप में उभरे, और वो उनको प्रशासनिक दायित्व भी दिए जाने लगे। और इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी जमींदारियां स्थापित कर ली। तो इस तरह से एक और कंपोनेंट आ गया है यहाँ औरंगजेब के पीरियड तक के, जो मराठे हैं वो भी एक ताकत है दक्कन की, एक ताकत के रूप में। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब औरंगजेब जब राजकुमार था तो उसने एक 1655 के बाद एक लंबा अभियान गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ छेड़ा। और उस अशांति का लाभ उठाकर हम देखते हैं कि शिवाजी ने अपने क्षेत्र के अनेक किलों पर कब्जा कर लिया। तो अब जब शाइस्ता खान ने वहाँ मुगल अभियान छेड़ा तो ये बहुत से किले मराठों से भी छीन लिए गए। इसलिए वो दबाव, शाइस्ता खान का दबाव न केवल बीजापुर पर था, गोलकुंडा पर था, बल्कि मराठों पर भी था। और मराठों में भी पर्टिकुलर जो अब नया नेता उभर रहा था उनका, या नया जो मराठा उभर रहा था, वो था शिवाजी। तो एक तरह से शिवाजी के ऊपर भी दबाव था। तो शिवाजी के अनेक किले उसने पुनः छीन लिए। तो एक तरह से ये जो शाइस्ता खान है, इसने जो मराठों के किले हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके, चाहे वो पूना का किला हो, उस पर नियंत्रण स्थापित कर और उसे एक तरह से अपना अड्डा बना लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि शिवाजी जो है एक अलग रणनीति अपनाते हैं और वो शाइस्ता खान पर गुरिल्ला युद्ध पद्धति से हमला करते हैं। 1663 ईस्वी में जो शाइस्ता खान पर शिवाजी हमला करते हैं, उस हमले की जो पृष्ठभूमि है उसमें ये कहा जाता है कि जो शिवाजी है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते हुए बारात के रूप में किले में प्रवेश करते हैं और उसके बाद रात को शाइस्ता खान पर हमला करते हैं। और शाइस्ता खान, इस हमले में न केवल शाइस्ता खान का पुत्र मारा जाता है, बल्कि शाइस्ता खान भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बच निकलने में सफल हो जाता है। हालांकि उसका एक अंगूठा, जो हाथ का अंगूठा जो है वो कट जाता है। ये मुगल
अमीर के लिए या मुगल सूबेदार के लिए एक अपमान का विषय था, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और एक छोटे से जिसको जो औरंगजेब स्वयं एक छोटा मोटा सरदार समझता था, उसने एक तरह से मुगलों के जो सुरक्षा तंत्र पर एक तरह से घात लगाई थी। तो एक तरह से शिवाजी ने यहाँ न केवल अपना कद बड़ा किया, बल्कि ये भी बता दिया कि मुगलों के लिए इस क्षेत्र में टिकना इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि शिवाजी के इस हमले के बाद शिवाजी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या मुगल राज्यों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए एक और काम करते हैं। अगले साल जो है शिवाजी सूरत को लूट लेते हैं। सूरत का जो क्षेत्र है ये मुगल राज्य का हिस्सा है, और उसमें जो उसकी जो लूट का मतलब है मुगल साम्राज्य के खिलाफ अभियान या मुगल साम्राज्य पर हमला। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो औरंगजेब है वो शाइस्ता खान की जगह पहले शहजादे को भेजता है, और उसके बाद जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजता है। जयसिंह, जैसा कि हम जानते हैं कि जयसिंह जो है वो एक चतुर रणनीतिकार है, और वो मराठों और बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ एक रणनीति बनाता है। और उस रणनीति का एक पार्ट ये है कि वो न केवल बड़ी संख्या में मराठों को अपनी ओर मिलाता है, बल्कि मराठों और बीजापुर के बीच भी मतभेद पैदा करने का प्रयास करता है। तो एक स्थिति में यहाँ हम देखते हैं कि ये जो जय सिंह है, जब ये एक लंबा अभियान मराठा और बीजापुर के क्षेत्रों में शुरू करता है, तो अनेक किले जो हैं वो जीत लेता है। उस इलाके में बहुत से किले हैं जो मराठों के किले हैं, जो बीजापुर की रियासतों के प्रशासनिक केंद्र हैं, उनको जीतता हुआ लगातार दबाव बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें कि जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि जयसिंह और औरंगजेब के बीच जो रणनीति है, जो जयसिंह के समय जो रणनीति अपनाई जाती है, जयसिंह वास्तव में मराठों का प्रयोग बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध करना चाहता है। मतलब वो मराठों का प्रयोग बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध करना चाहता है, इसलिए वो मराठों के प्रति थोड़ा अधिक सकारात्मक है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में शिवाजी के किले जीत लिए जाते हैं। तो एक संधि वार्ता चलती है, और 1665 में पुरंदर के किले को जीतने के बाद एक संधि होती है, जिस संधि में जो शिवाजी है और जो मुगल साम्राज्य है उसके बीच एक संधि होती है। उस संधि के अनुसार अनेक जीते हुए किले जीत लिए गए हैं मुगल राजाओं द्वारा, मराठों द्वारा, वो मुगलों को वापस दे दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो शिवाजी के पुत्र है उसे 5000 का मनसबदार बना दिया जाता है। एक तरह से वो मुगलों की नौकरशाही में सम्मिलित हो जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो शिवाजी है उसे औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा की तरफ भेजने का प्रस्ताव दिया जाता है। और एक तरह से जो शिवाजी है वो मुगलों से, या जो शिवाजी है जो औरंगजेब से मिलने आगरा निकल लेते हैं और आगरा आते हैं। तो लेकिन यहाँ सब स्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। शिवाजी जो हैं इस आगरा में जो हैं वो विशेष महल में ठहराए जाते हैं। उनकी जो मेहमान नवाजी का जो दायित्व है वो जयसिंह के पुत्र राम सिंह को दिया जाता है। लेकिन दरबार में जब औरंगजेब के दरबार में जब शिवाजी पहुंचते हैं, तो वहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्हें उस पंक्ति में खड़ा किया जाता है जहाँ 5000 के मनसबदार हैं, जबकि वो पद उसके पुत्र को पहले ही मिल चुका होता है। तो एक तरह से इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बादशाह का उस दौरान बादशाह का जन्मदिन मनाने के जो समारोह है वो चला होता है। तो बादशाह और शिवाजी के बीच जो है जो एक परस्परता का संबंध है, वो शिवाजी को लगता है कि उसका
सम्मान नहीं हुआ। ठीक, इसके साथ साथ जो है वो दरबार छोड़कर चला जाता है जो शाही अदब के खिलाफ है और उसे कैद कर लिया जाता है। लेकिन शिवाजी जैसा कि उस समय के जो एक ऐतिहासिक व्याख्यानों और इतिहास की किताबों में मिलता है कि शिवाजी आगरा से भाग निकलते हैं और आगरा से भागकर वो वापस जो हैं वापस अपने क्षेत्र पहुंचते हैं और सेना का गठन कर एक लंबा अभियान छेड़ते हैं और लंबे अभियान में वो अनेक किलों को जीतते हैं। उन किलों को जीतने के बाद चाहे वो पुरंदर का किला हो चाहे वो पूना का किला हो, ये जो किले हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं जिन पर वो अपना अधिकार समझते हैं, उन किलों को जीतने के बाद 1674 ईस्वी में शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण कर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करते हैं। इस दौरान ये जो पीरियड है, इस दौरान यदि हम देखें 1665 और 1674 के बीच का जो पीरियड है, इस समय उत्तर भारत में बड़े औरंगजेब के लिए बड़ी समस्याएं आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1665 के बाद हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में जो कबीले हैं उनका विद्रोह हो जाता है। उन कबीलों के विद्रोह को दबाने के लिए बड़ी सेनाओं का एक बड़ा भाग वहाँ उत्तर पश्चिम में भेजा जाता है और उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो इस दौरान जो है औरंगजेब उत्तर पश्चिम में अधिक व्यस्त रहता है और उसकी इस व्यस्तता का लाभ उठाकर जो शिवाजी है वो वहाँ दक्कन में अपना राज्य स्थापित कर लेता है। तो यहाँ अब दक्कन में 3 राज्य हमें दिखाई देते हैं। एक मराठा राज्य है, एक बीजापुर है और एक गोलकुंडा है। ये जो पीरियड है, इसी पीरियड में हम देखते हैं इतिहासकार सतीश चंद्र जो औरंगजेब की दक्कन नीति है, जैसे हम औरंगजेब की दक्कन नीति की बात करें तो औरंगजेब की दक्कन नीति को 3 भागों में बांटते हैं। एक आरंभिक दौर, जैसा कि हमें पता है कि औरंगजेब जो है वो दक्कन के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो रणनीति क्या अपनाता है। जैसे पहले शाइस्ता खान को भेजता है, शाइस्ता खान को जब भेजता है तो उसका अर्थ है कि इन राज्यों को बीजापुर और गोलकुंडा को समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जयसिंह को भेजता है। जयसिंह का जो रणनीति है, जयसिंह की रणनीति ये है कि जो मराठों की सहायता से बीजापुर और गोलकुंडा को निरस्त किया जाए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो औरंगजेब है एक अलग रणनीति अपनाता है और वो सोचता है कि बीजापुर और गोलकुंडा या बीजापुर को इतना समर्थन दिया जाए कि वो जो जो मराठा हैं उनको समाप्त कर दें। तो एक तरह से, और तीसरा जो रणनीति है इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार, जिसमें बाद में परिवर्तन आता है जब तीनों के खिलाफ वो आक्रामक नीति अपनाता है। तो ये 3 पार्ट में इतिहासकार सतीश चंद्र ने इस नीति को अपनाने का, इस नीति को औरंगजेब द्वारा अपनाई गई इस नीति को समझने का प्रयास किया है। लेकिन हम देखते हैं कि औरंगजेब की इस नीति में जो हमने अभी डिस्कस की है, इसमें देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में उलझा रहने के कारण जो दक्कन के राजा हैं या दक्कन का जो क्षेत्र में के जो राजा हैं वो अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। बीजापुर अपनी शक्ति का विस्तार करता है, गोलकुंडा अपनी शक्ति का विस्तार करता है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मराठा राज्य जो छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में जो बना है 1674 ईस्वी में, वो एक विस्तारवादी नीति अपनाता है। और वो विस्तार किस क्षेत्रों का विस्तार होगा, वो दक्कन में है, चाहे वो गोलकुंडा के क्षेत्र हैं चाहे वो बीजापुर के क्षेत्र हैं। इसलिए बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा राज्य आपस में शत्रुता अपनाए हुए हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के बीच शत्रुता है, तो उसी तरह की मराठा राज्य बीजापुर और गोलकुंडा के बीच शत्रुता है। तो एक तरह से, लेकिन हम देखते हैं कि एक और परिवर्तन आता है औरंगजेब के काल में। हम देखते हैं कि उत्तर भारत में खासकर 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूतों का विद्रोह होता है और उस विद्रोह को दबाने के लिए शहजादे अकबर को सेनापति के रूप में भेजा जाता है। लेकिन शहजादा अकबर जो है वो शहजादे अकबर को जो है और जो राजपूत हैं अपनी ओर मिला लेते हैं और उसे औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं और वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है और अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है राजपूतों की सहायता से। लेकिन औरंगजेब
बड़ी कूटनीति से इस विद्रोह का दमन कर देता है और जो अकबर जो है वो राजपूतों की शरण में चला जाता है और दुर्गादास राजपूत तथा दूसरे राजपूत सरदार जो हैं अकबर को औरंगजेब से बचाने के लिए दक्कन भेज देते हैं और वो जो दक्कन में मराठों की शरण में आ जाता है। इस समय तक हम देखते हैं 1680-81 की पीरियड की बात है ये, और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र संभाजी जो है छत्रपति बनता है। तो वो मराठा राजा संभाजी के दरबार शरण में आ जाता है। एक तरह से औरंगजेब को लगता है कि ये जो स्थिति है ये बड़ी भयानक है। अब एक शहजादा, उसको राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त है, मराठों का संरक्षण प्राप्त है, तो वो इसको एक तरह से अपने राज्य के लिए खतरा मानता है। और इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार के अनुसार उसका पीछा करते करते औरंगजेब स्वयं दक्कन पहुंच जाता है और 1680 के बाद जो है औरंगजेब दक्कन आ धमकता है और इन तीनों राज्यों चाहे बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष छेड़ता है। इस संघर्ष में वो अपने दोनों पुत्र आजम और मुअज्जम को आगे करता है और आजम और मुअज्जम जो हैं विभिन्न भागों में सेनाओं का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हैं और 1683 के आसपास वो स्वयं भी इस अभियान का नेतृत्व या इस निगरानी करता हुआ हमें नजर आता है। और हम देखते हैं कि बीजापुर के खिलाफ एक लंबा अभियान छेड़ा जाता है। बीजापुर के अनेक किलों को ध्वस्त किया जाता है, बीजापुर के किले को घेर लिया जाता है। बीजापुर के जो शासक हैं उन्हें मजबूरी में आत्मसमर्पण कर देना पड़ता है। बीजापुर के सुल्तान जो कि 1672 ईस्वी में शासक बना था अपने पिता की मृत्यु के बाद, जो अल्पायु था, उसे बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर उसे जो है उसका जो राज्य है मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि गोलकुंडा के खिलाफ भी इसी तरह का अभियान छेड़ा जाता है और गोलकुंडा की राजधानी हैदराबाद को घेर लिया जाता है। 1687 में उस पर जो है मुगलों का कब्जा हो जाता है। तो दक्कन के दो राज्य 1686 और 1687 में इनकी समाप्ति हो जाती है। तो बीजापुर का राज्य समाप्त, गोलकुंडा का राज्य समाप्त। तो इसके क्षेत्र को जो मुगल राज्य में सम्माहित कर लिया जाता है। अब जो अगला जो राज्य है या जो एक ही राज्य दक्कन भारत में बचता है और वो है मराठा राज्य, जिसके शासक संभाजी हैं। तो औरंगजेब को लगता है कि मराठों की समाप्ति के बिना या मराठा शक्ति को खत्म किए बिना या मराठा के शासक संभाजी को समाप्त किए बिना दक्कन भारत में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए संभाजी के खिलाफ एक लंबा विस्तृत अभियान छेड़ा जाता है। उसके किले जीत लिए जाते हैं, रायगढ़ का किला जीत लिया जाता है। दोबारा से एक बार संभाजी जो है एक किला छोड़ दूसरे किले में शरण लेता हुआ आरंभ में दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि जो अकबर है वो भी उसको ईरान भेज दिया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि संभाजी जो है इस पीरियड में हम देखते हैं कि पुर्तगाली उसकी मदद नहीं करते और दूसरे जो हैं सिंधी भी उसकी मदद नहीं करते। इसका एक कारण ये माना जाता है कि 1680 के बाद जब वहाँ का शासक बना या अकबर या जो औरंगजेब है जब दक्कन के दूसरे राज्यों के साथ उलझा हुआ था, तो संभाजी ने पुर्तगालियों तथा सिंधियों के साथ पर आक्रमण कर उन्हें भी अपना शत्रु बना लिया था, इसलिए उनकी सहायता भी उसे नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि लगातार मुगल सेनाएं मराठा शासक संभाजी पर एक दबाव बनाती चली जाती हैं और ब्लास्ट में अपने जो उसका मंत्री है कलश सहित संगमेश्वर के किले में वो पकड़ लिया जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है। लेकिन 1679 ईस्वी में संभाजी की हत्या कर दी जाती है। संभाजी की हत्या के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि यह औरंगजेब की एक भयंकर भूल थी। औरंगजेब सोचता था, जैसे इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब सोचता था कि संभाजी की हत्या के बाद दक्कन में शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा।
संभाजी की हत्या के बाद जो मराठा हैं वो औरंगजेब के पक्के शत्रु बन गए। अब जो है संभाजी की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जो थोड़ी बहुत किरण थी, जैसे इतिहासकार सतीश चंद्र मानते हैं या दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि वो जो थोड़ी बहुत किरण थी संधि समझौते की, जिसमें संभाजी के साथ वो समझौता कर वहाँ शांति स्थापित कर सकता था, एक स्थानीय तत्व को अपने प्रशासन का अंग बना सकता था, जैसा कि अकबर ने उत्तर भारत में राजपूतों के साथ किया। लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद वो जो एक प्रयास होना चाहिए था वो एक उसको बड़ा कुठाराघात लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मराठा लगातार हार तो रहे थे, लेकिन वो संगठित हो रहे थे। संगठित किसके अधीन हो रहे थे? हम देखते हैं कि मराठा शासक संभाजी की मृत्यु के बाद जो नया शासक है, जो मराठा जिसके इर्द गिर्द एकत्रित होते हैं, वो है संभाजी का छोटा भाई और शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम। अब राजा राम जो है वो रायगढ़ के किले में है, रायगढ़ के से मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी जो है ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाता और जो है रायगढ़ के किले की हार के बाद वो जिंजी में शरण लेता है और वहाँ से मराठों को एकत्रित कर मुगलों के खिलाफ युद्ध करने के लिए उत्साहित करता है। लेकिन उसके प्रयास जो हैं इतने ज़्यादा सार्थक नहीं होते। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी राजा राम की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी जो पत्नी है ताराबाई है, वो मुगलों के विरोध का दायित्व संभालती है। अपने जो पुत्र है, उसका पुत्र है ताराबाई और राजा राम का शिवाजी, उसे नाम मात्र का शासक बनाकर मुगलों के खिलाफ एक तरह से डटी खड़ी रहती है। और एक लंबे संघर्ष के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब जो औरंगजेब जो दक्कन का जो क्षेत्र उसने जीता है, उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन ऐसे ही प्रयास में हम देखते हैं 1704 ईस्वी में ताराबाई सतारा के किले को दोबारा प्राप्त करने में सफल होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि औरंगजेब प्रयास करता है कि दक्कन में शांति स्थापित हो जाए और अनेक प्रयास करता है। वो जो विस्तृत मैदान है उसको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि औरंगजेब की जो दक्कन नीति है उसके यदि हम परिणामों को या उसके जो प्रभाव हैं उनको देखने का प्रयास करें तो इसका एक प्रभाव हमें ये दिखाई देता है कि दक्कन के जो स्वतंत्र राज्य हैं उस पीरियड में, औरंगजेब के पीरियड में या औरंगजेब की नज़र में उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बीजापुर को जो है, बीजापुर एक रियासत है जो हम देखते हैं कि बीजापुर बहमनी राज्य के पतन के बाद बीजापुर रियासत का उदय होता है। और ये जो बीजापुर रियासत है एक लंबे समय तक दक्कन में अपना प्रभाव स्थापित करती है। लेकिन 1686 में बीजापुर का पतन हो जाता है और वो मुगल जो राज्य है उसका अंग बन जाते हैं। इसी तरह से हम देखें गोलकुंडा भी एक दक्कन भारत का एक ऐसा राज्य है जो बहमनी सल्तनत के बाद स्थापित हुआ था और इसकी राजधानी हैदराबाद जो है वो एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरी थी। तो ये जो स्वतंत्र हैदराबाद की स्वतंत्र सत्ता है जिसको हम गोलकुंडा कह रहे हैं, इसका भी हम अंत होता हुआ यहाँ दिखाई देखते हैं। औरंगजेब की दक्कन नीति का एक परिणाम हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि औरंगजेब की जो ये दक्कन नीति है इसका एक और इतिहासकार आकलन करते हैं कि 1681 के बाद जब औरंगजेब दक्कन भारत में आता है और उसके बाद एक लंबा अभियान इस एरिया के लिए इस क्षेत्र को हस्तगत करने के लिए छेड़ा जाता है, तो यहाँ असंख्य सैनिक मारे जाते हैं, धन की बहुत हानि होती है। तो मुगल साम्राज्य को जन धन की हानि होती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के सभी संसाधन इस क्षेत्र में लगा दिए जाते हैं इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसका एक और परिणाम ये होता है कि जो मुगल राज्य है वो
पूरे भारत में फैल जाता है। अब कश्मीर से लेकर दक्षिण तक मुगल जो सत्ता है, मुगल प्रशासन है, मुगल प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंट या इसका एक और महत्वपूर्ण परिणाम ये निकलता है कि मुगलों के दक्षिण में या औरंगजेब के दक्षिण में व्यस्त रहने के कारण उत्तर भारत में अशांति फैलती है। मुगल राज्य के दृष्टिकोण से कि उत्तर भारत में अशांति फैल जाती है। हम देखते हैं बुंदेला विद्रोह है, सिख विद्रोह है, जाट विद्रोह है, ये पनपने लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य एक तरह से एक परिस्थिति में कि मुगलों ने दक्कन के जो राज्य हैं उन्हें समाप्त कर पूरे भारत में मुगल सत्ता स्थापित की थी। तो मुगलों की दक्कन नीति का परिणाम संपूर्ण भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। धन्यवाद।